हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। अभी हमने कवर कर लिया है अपना सेक्शन 72 तक। तो चलिए अब हम अपना सेक्शन 73 स्टार्ट करते हैं। और मेरी थोड़ा गला खराब है, आई हैव सोर थ्रोट, सो प्लीज बेयर विद माय वॉइस अ लिटिल। तो सेक्शन 73 बात कर रहा है हमारा एप्लीकेशन वन एग्जीक्यूशन डिनाई। देखिए अभी हमने सेक्शन 72 में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, सेक्शन 72 हमारा अपील से रिलेटेड था कि अगर सब रजिस्ट्रार ने आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दिया है तो आप अपील लेके रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, लेकिन उस केसेस में नहीं जाएंगे जब आपका जो डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर कराने के लिए लाए थे उसके एग्जीक्यूशन को डिनाई कर दिया गया। तो सेक्शन 73 ये कह रहा है उस केस में क्या होगा। तो देखिए डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के केस में क्या होगा, जब व्हेन एग्जीक्यूशन इज डिनाइड एप्लीकेशन इज मेड टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। जब हस्ताक्षर या निष्पादन से इनकार हो तो 30 दिन में रजिस्ट्रार को आवेदन किया जाता है। ठीक है, तो डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के केस में क्या होगा, आपको रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन क्या करनी है, देनी है। देखो दो चीजें याद रखना, जब आपका डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया है तो आप रजिस्ट्रार के पास अपील लेके जा रहे हैं। और जब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर करने से इसलिए मना किया है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने से डिनाई कर दिया उस पर्सन ने, तब आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। दो चीजें हैं, अपील और एप्लीकेशन। 72 में अपील की बात की गई है कि रजिस्ट्रार को आप अपील दे रहे हैं, और सेक्शन 73 में एप्लीकेशन की बात की गई है। ठीक है, तो डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के केस में, निष्पादन से इनकार वाले केस में एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास जाएगी। कॉपी ऑफ रिफ्यूजल, ठीक है, और वो जो जो रिफ्यूजल किया था जिस बेसिस पे, वो जो रीजन थे उसकी कॉपी भी साथ में आप लगाएंगे। और क्या है, वेरिफिकेशन भी क्या है, रिक्वायर्ड है। तो 73 बेसिकली किससे डील कर रहा है, डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। फिर हमारा सेक्शन 74 इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, अब इंक्वायरी प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, अब रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा एग्जीक्यूशन एंड लीगल कॉम्प्लायंस। अब रजिस्ट्रार जांच करेगा कि दस्तावेज सही तरीके से निष्पादित हुआ है या नहीं। एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, पूरा अच्छी तरीके से आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो देखिए जो डॉक्यूमेंट है पहले उसका एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जब वो पर्सन उस पर साइन कर देता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैंने ही बनाया है। जैसे सेल डीड होता है, सेल डीड जब सेल डीड बनती है तो उस पे बायर और सेलर जो होते हैं दोनों के ही साइन होते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। जैसे अब ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेची तो अब उसकी सेल डीड बनेगी, ए ने भी साइन कर दिया, बी ने भी साइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, बी लेके गया रजिस्ट्रार ऑफिसर के सामने कि देखिए ये सेल डीड है, इसको रजिस्टर कर दीजिए। अब जैसे ही रजिस्टर किया उसने, बी ने, जो कि बायर था, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए दिया उसने, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास तो ये पावर है ना, वो इंक्वायरी करेगा, देखे तो सही कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सच में ए ने ही एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पे रजिस्टरिंग ऑफिसर ने ए को बुलाया कि देखिए आपने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है क्योंकि हम इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका। ए ने बोला नहीं, ये साइन मेरे नहीं है, मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अब क्या हुआ, अब इस केस में तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो गया। अब यहाँ पर क्या, अब बी के पास क्या रेमेडी बची, तो देखो बी के पास ये रेमेडी बची कि वो 73 में क्या करेगा, सेक्शन 73 का यूज करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा रजिस्ट्रार के पास कि देखिए इसने एग्जीक्यूशन को क्या किया, डिनाई किया। अब यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है, सेक्शन 74 में बताई गई है। अब रजिस्ट्रार इंक्वायरी करेगा कि क्या सच में ए ने ही इसको एग्जीक्यूट किया था या नहीं। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, वेरीफाई करेगा इस एग्जीक्यूशन को। ठीक है, और लीगल जो कंप्लायंस है उनको चेक करेगा। तो रजिस्ट्रार जांच करेगा कि दस्तावेज सही तरीके से निष्पादित हुआ है या नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो इंक्वायरी होगी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, फिर लीगल कंप्लायंस जो है
जो नियम है उनका पालन देखा जाएगा। फिर रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार विटनेस को सम्मन कर सकता है, इसका मतलब रजिस्ट्रार गवाह को बुला सकता है। फिर सिविल कोर्ट पावर फॉर इंक्वायरी, और कैसी पावर होंगी रजिस्ट्रार के पास, जब वो इंक्वायरी करेगा और देखेगा कि क्या ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है नहीं, तो जब वो इंक्वायरी करेगा एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, तो उसके पास वैसी पावर होंगी जैसे सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट जब इंक्वायरी करता है तो उसके पास पावर होती है, वैसे ही इस रजिस्ट्रार के पास भी पावर होगी वैसी ही। याद रखना है इस पॉइंट को। तो सेक्शन 74 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 74 हमारा रिलेटेड है सिविल कोर्ट। ठीक है, रजिस्ट्रार हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, अब हमारा सेक्शन 75 ऑर्डर टू रजिस्टर बाय रजिस्ट्रार। अब क्या है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑर्डर दे रहा है कि सब रजिस्ट्रार, जो आपने इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दिया था, मैं आपको ऑर्डर देता हूं आप इस डॉक्यूमेंट को क्या कीजिए, रजिस्टर कीजिए। ठीक है, तो अगर जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई हो जाता है, इफ सेटिस्फाइड रजिस्ट्रार ऑर्डर रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड, तो क्या होगा, यदि संतुष्ट हो जाए तो रजिस्ट्रार है वो पंजीकरण का आदेश दे सकता है। तो ऑर्डर दे सकता है रजिस्ट्रार रजिस्टर करने के लिए, मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 30 डेज। रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा, ओरिजिनल डेट से। जैसे कि अगर 10 मार्च को आपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया था रजिस्टर कराने के लिए, लेकिन सब रजिस्ट्रार ने उसको रिफ्यूज कर दिया था, आप गए थे रजिस्ट्रार के पास, अब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया है 10 अप्रैल को, तो आपका प्रेजेंटेशन की जो आपका इफेक्टिव डेट होगी रजिस्ट्रेशन की वो 10 मार्च से ही होगी। और सिविल कोर्ट की पावर जो होती है फॉर एनफोर्समेंट, तो रजिस्ट्रार के पास भी इसको एनफोर्स जब कराया जाएगा तो सिविल कोर्ट की पावर जैसे ही पावर रहेंगी। सेक्शन 75 किससे रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन आफ्टर ऑर्डर मस्ट बी विद इन, तो जब ऑर्डर आ गया है, जब रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर आ गया है, रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दे दिया सब रजिस्ट्रार को कि इसको रजिस्टर करो, तो आपको उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, जैसे वो ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर कर देना है डॉक्यूमेंट को। फिर है रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। ऐसा भी हो सकता है कि इंक्वायरी हुई और रजिस्ट्रार ने ये पाया कि ये बात तो सच है, इस डॉक्यूमेंट को तो ए ने एग्जीक्यूट किया ही नहीं है, तो इसका रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता, सब रजिस्ट्रार ने सही किया रिफ्यूज करके रजिस्ट्रेशन। ऐसे केस में क्या होगा, तो रजिस्ट्रार भी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार ऑल्सो कैन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन एंड मस्ट रिकॉर्ड रीजन, रजिस्ट्रार भी पंजीकरण मना कर सकता है और कारण फिर दर्ज करेगा। तो यहाँ पर क्या है, रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। और आपको हमेशा पता है कि जब रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन का रिफ्यूजल करते हैं, ठीक है, तो वो जो डिटेल होती है बुक नंबर 2 में लिखी जाती है, तो फिर यहाँ पे भी वो रीजन रिकॉर्ड करेगा बुक नंबर 2 में, और कॉपी जो होगी वो रीजन की वो अवेलेबल कराई जाएगी। और नो अपील फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑर्डर, और अब इसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, तो सेक्शन 76 किससे रिलेटेड है, अपील अगेंस्ट रजिस्ट्रार रिफ्यूजल। ठीक है, तो क्या है वो नॉट अलाउड, अगर रजिस्ट्रार ने भी रिफ्यूज कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन, तो फिर अब उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारा सेक्शन 77 सूट इन सिविल कोर्ट। तो सेक्शन 77 बात करता है सिविल सूट रेमेडी से। इफ रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस, अब क्या है, रजिस्ट्रार ने भी रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, इस केस में क्या होगा, तो अब अपील पे तो आप जा नहीं सकते, तो एक और रेमेडी दे दी कि ठीक है अपील में नहीं जा सकते लेकिन आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो सिविल सूट कैन बी फाइल फॉर डायरेक्शन टू रजिस्टर। कितने ऑप्शन दिए गए हैं, सब रजिस्ट्रार के पास जाइए, सब रजिस्ट्रार का कोई ऑर्डर आया है उसकी अपील आप रजिस्ट्रार के पास कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ने भी रिफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं, अपील नहीं कर सकते ना, सिविल सूट तो फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके, फाइल कर दो सिविल सूट की, आप रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे दीजिए कोर्ट। तो ये
भी रेमेडी दी जाती है। अगर रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया है, सिविल सूट कैन बी फाइल्ड फॉर डायरेक्शन टू रजिस्ट्रार, डायरेक्शन टू रजिस्टर। यदि रजिस्ट्रार मना कर दे तो सिविल कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है। तो अब देखिए, तो सिविल सूट आपको कितने दिन में फाइल करना है? 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। कोर्ट चाहे तो रजिस्ट्रेशन का क्या है, आदेश दे सकती है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड अगेन, ठीक है, और आपको अब अपना डॉक्यूमेंट है फिर से कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा। रजिस्ट्रेशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, और रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर अगर कोर्ट ने दे भी दिया तो किस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आएगी? जिस दिन उसने ओरिजिनल प्रेजेंटेशन किया था, पुरानी तारीख से प्रभावी माना जाएगा। तो सेक्शन 77 हमारा किससे रिलेट करता है? सिविल सूट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 77 सिविल सूट से रिलेटेड है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 77 है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता है, या इससे सिंप्लीफाई कुछ नहीं हो सकता है? क्योंकि जब मैं किसी एक्ट को पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, या ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स इसमें यूज किए, तो मुझे हमेशा से लगता है कि मुझे इस तरीके से स्टूडेंट्स को लॉ समझाना चाहिए कि वो इसको कनेक्ट कर पाए, वो इसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी हो उस लॉ पर। कि अगर कोई उनसे पूछे कि अगर अपील नहीं होती है, अगर अपील नहीं कर सकते आप रजिस्ट्रार के जो ऑर्डर की, तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो आपको ये तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि आप सिविल सूट फाइल कर दो। तो इस तरीके की जो आपको क्लैरिटी है, ये कैसे बने, इसीलिए मैंने बहुत इजीएस्ट वे में इस लॉ को, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप एक अच्छा कमेंट तो जरूर कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद हो सकता है कि उनको भी ये एस्पेक्ट समझ ना आ रहा हो, और इस वीडियो के माध्यम से उनको ये एस्पेक्ट, ये एक्ट जो है समझ आने लगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा रेमेडी क्या है, अगर रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, क्या रेमेडी है? सिविल सूट फाइल कर दो। और सिविल सूट आपको कितने दिन के अंदर अंदर फाइल करना है? 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है आपको, ठीक है। फिर है हमारा पार्ट 13, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, सर्चेज एंड कॉपीज। सेक्शन 78 बात करता है फीस टू बी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार द्वारा फीस निर्धारित की जाएगी। कितनी फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और रूल मेकिंग पावर हमने किसके पास देखी थी? रूल मेकिंग पावर देखी थी हमने इंस्पेक्टर जनरल, लेकिन अप्रूवल होगा स्टेट गवर्नमेंट का, और उस रूल को क्या है, ऑफिशियल गैजेट में भी नोटिफाई किया होगा। इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था, जो सेक्शंस कवर कराए थे, इससे पहले वीडियो में मैंने उसमें इंस्पेक्टर जनरल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो बताया था कि रूल मेकिंग पावर इंस्पेक्टर जनरल के पास होती है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इनकेस आपका क्वेश्चन बन जाता है, एमसीक्यू आ जाता है, तो आपको याद रहे। जैसे कि फीस जो है कौन फिक्स करता है? स्टेट गवर्नमेंट। रूल कौन बनाता है? इंस्पेक्टर जनरल, लेकिन अप्रूवल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर अ टेबल ऑफ फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है तो क्या फीस है, सर्च करना है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। आप सर्च करवा रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर कितनी फीस देनी पड़ेगी। कॉपी ले रहे हैं आप किसी डॉक्यूमेंट की, तो क्या फीस होगी। कमीशंस, फिलिंग ट्रांसलेशन, फाइलिंग ट्रांसलेशंस, अटेंडिंग प्राइवेट रेजिडेंसेस। होता है ना कि जब आप रजिस्टरिंग जो ऑफिसर्स हैं उनके पास नहीं जा पाते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं जा पाते हैं, तो फिर वो ऑफिसर्स आपके घर पर आके भी क्या कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब वो आपके प्राइवेट रेजिडेंस पर आ रहे हैं, तो कितनी जो फीस, ये सब चीजें जो हो हैं, कितनी फीस होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। Who fixes registration fees under the act? State government, ठीक है। सेक्शन 78 clearly empower state government. Fees table under section 78 includes, उसमें कौन कौन सी बात की गई है? फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, सर्च, कॉपी एंड अदर सर्विस। फिर है सेक्शन 79 पब्लिकेशन ऑफ फीस। तो देखिए, जो फी का टेबल है जो 78 में, उसको फिर आपको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा इंग्लिश में, और जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें, हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ठीक है। वेयर इज फीस टेबल पब्लिश्ड? ऑफिशियल गैजेट। फीस टेबल इज डिस्प्लेस्ड, जो फीस तालिका होगी उसको किस भाषा में प्रदर्शित होती है? तो वो होती है इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। फिर है सेक्शन 80 फीस टेबल ऑन प्रेजेंटेशन।
प्रस्तुति के समय फीस देना। ऑल रजिस्ट्रेशन फीस मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें बात की गई है सभी पंजीकरण फीस दस्तावेज प्रस्तुत करते समय ही देना होगा। जिस टाइम आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसी टाइम आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन इज रजिस्ट्रेशन फी पेबल? एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर है हमारा सेक्शन MCQ 6। सेक्शन 80 किससे डील कर रहा है? फी पेमेंट की टाइमिंग की, कब आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है, कब आपको जो है फी का पेमेंट करना है। फिर सेक्शन 81 से 84 जो कि पेनल्टीज से रिलेटेड है। सेक्शन 81 बात करता है पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट एंडोर्समेंट, कॉपिंग एक्सेट्रा विद इंटेंट टू इंजर। अब क्या है, जानबूझकर अगर गलत एंडोर्समेंट किया जाता है, ठीक है, या फिर जानबूझकर गलत कॉपी दी जाती है, उस पर पेनल्टी लगाई जा रही है। अगर कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है, कोई भी स्टाफ है, नोइंगली और इंटेंशनली क्या कर रहा है, एंडोर्समेंट कर रहा है, वो इनकरेक्ट एंडोर्समेंट कर रहा है। आपको मैंने बताया था ना, एंडोर्समेंट में साइन करते हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर और फिर डेट लिखते हैं। जैसे कि जब एंडोर्समेंट होता है कि कब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ, किस समय हुआ, किसने किया, तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट पर ये सब चीजें लिखी जाती है तो नीचे एंडोर्स करता है रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो अगर ये सब चीजें उसने क्या की, जान के गलत लिख दी इंटेंशनली, ठीक है, इस तरीके से एंडोर्समेंट कर दी कि जो टाइम पीरियड आपका है वो डिले हो रहा है, उससे डिले दिख रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है he shall be punished with imprisonment up to 7 years और फाइन और बोथ। रजिस्टरिंग ऑफिसर, अगर आप भी गलती कर रहे हैं आपको भी नहीं बख्शा जाएगा, 7 साल तक की सजा आपको भी मिल सकती है। सेक्शन 81 में कितने साल तक की सजा की बात हुई है? 7 years। ऐसे याद रखिए, अगर हमने 8 - 1, ठीक है, कितना होता है? 7 years तक की इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, फाइन भी लग सकता है और दोनों चीजें भी हो सकती है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है अंडर सेक्शन 81? तो मैक्सिमम पनिशमेंट है 7 years। फिर सेक्शन 81 कहाँ अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है रजिस्टरिंग ऑफिसर उसके स्टाफ पर। अब सेक्शन 82 बात करते हैं फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कॉपीज, इम्पर्सनेशन एंड अबेटमेंट। अगर झूठे बयान, नकली कॉपी, पहचान बदल कर काम करना, ठीक है, इस केस में क्या होगा? अगर एनी पर्सन हु मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट, कोई पर्सन है जिसने क्या किया, झूठा बयान दिया, सबमिट फॉल्स ट्रांसलेशन ऑफ कॉपी। हमने पढ़ा था ना कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर है, उसको लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आती तो उसने बोला इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो, उसने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया, उस पर्सन ने फॉल्स ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है, या फिर कॉपी जो दी वो फॉल्स उसने ट्रांसलेशन की कॉपी दी, तो या फिर इम्पर्सोनेट किया, ठीक है, इम्पर्सोनेट अनदर पर्सन, ठीक है, अपने आप को कोई बहुत बड़ा जैसे उसने बोला कि मैं तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ऐसा इम्पर्सोनेट किया अपने आप को, अबेट किया सच एक्ट, या फिर उस पर्सन ने ये सब चीजें खुद नहीं की लेकिन अबेट कर दी, ठीक है, तो ये क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग शैल बी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग, तो वो पर्सन क्या होगा, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और बोथ, ठीक है, फाइन और बोथ। तो उस पर्सन को भी 7 साल तक की सजा मिल सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो सेक्शन 82 में अब यहाँ पे पर्सन जो है उसको पनिशमेंट मिल रही है सेक्शन 82 में। सेक्शन 81 में रजिस्टरिंग ऑफिसर को मिल रही है पनिशमेंट, ठीक है, और लेकिन सेक्शन 82 में जो पर्सन को पनिशमेंट मिल रही है वो किस चीज के लिए मिल रही है? फॉल्स स्टेटमेंट दी है, इम्पर्सोनेशन किया है, इसलिए। मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है सेक्शन 82 में? 7 साल। फिर है प्रोसिक्यूशन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, मुकदमा चलाने की शक्ति भी है रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर द एक्ट मे बी इनिशिएटेड विद द परमिशन ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, इस अधिनियम में जो है अपराधों पर अभियोजन आईजी रजिस्ट्रार की अनुमति से शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप प्रोसिक्यूशन करना चाहते हैं तो आपको पहले किसकी परमिशन चाहिए? इंस्पेक्टर जनरल की, रजिस्ट्रार की या सब रजिस्ट्रार की। ऑफेंस आर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ एटलीस्ट सेकंड क्लास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। क्या एमसीक्यू बन सकता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाना है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, तो आपको किसकी परमिशन रिक्वायर है? आप डायरेक्ट ही नहीं किसी के अगेंस्ट मुकदमा चलाएंगे, ठीक है, आपको या तो आईजी की, रजिस्ट्रार की या सब रजिस्ट्रार की परमिशन चाहिए ही चाहिए। और साथ के साथ ये जो ऑफेंस
ये जो प्रोसिक्यूशन आप कर रहे हैं, इसको जो ट्राई करेंगे वो कम से कम जेएमएससी रैंक के मजिस्ट्रेट तो होने ही चाहिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफ एटलीस्ट सेकंड क्लास। प्रोसिक्यूशन जो हो रहा है ना सेक्शन 83, उसमें किसकी परमिशन चाहिए? इंस्पेक्टर जनरल की या रजिस्ट्रार की। ऑफेंस जो है, जो इस एक्ट के तहत, उसको कौन सुनवाई करेंगे? कम से कम मजिस्ट्रेट तो होने चाहिए सेकंड क्लास। फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर्स एज पब्लिक सर्वेंट, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं उनको हम पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे अंडर आईपीसी, ठीक है, और पीपल आर लीगली बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन टू देम व्हेन रिक्वायर्ड। और जब रजिस्टरिंग ऑफिसर अगर इंक्वायरी के दौरान कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आप क्या है, लीगली बाउंड है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर को कैसे ट्रीट किया जाता है? पब्लिक सर्वेंट की तरह, उनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। सेक्शन 84 में ये क्या है, लीगली बाउंड है। फिर ये कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, इसको एक बार देख लो। मतलब इतना एज सच इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। सेक्शन 85 क्या है? डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम डॉक्यूमेंट्स। कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि विल को छोड़कर जितने भी अनक्लेम जो डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, 2 साल से अगर ज्यादा हो गए, किसी ने क्लेम नहीं किया उन डॉक्यूमेंट को, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कितने साल के अंदर अंदर कितने साल के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? 2 साल के बाद उन अनक्लेम डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। विच डॉक्यूमेंट कैन नॉट, कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता? विल को, वसीयत को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। सेक्शन 86 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं उनको सुरक्षा भी दी गई है इस एक्ट के तहत। रजिस्टरिंग ऑफिसर है इज नॉट लायबल फॉर एनीथिंग डन और रिफ्यूज्ड इन गुड फेथ। अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर ने कोई भी एक्ट किया है या फिर जिन्होंने रिफ्यूजल किया था वो गुड फेथ में किया था अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो फिर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी उस एक्ट के लिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो दी गई 86 में वो किस लिए दी गई है? एक्ट डन इन गुड फेथ। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 87, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर डज नॉट इनवैलिडेट एक्ट। अगर कोई एक्ट आपने क्या गुड फेथ में किया है तो वो सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो गया था अपॉइंटमेंट में और प्रोसीजर में। जैसे कि रजिस्ट्रार है, ठीक है, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर होता है। अब रजिस्ट्रार ने क्या किया, रजिस्ट्रार ने कोई इंक्वायरी की, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन किया। अब पर्सन आके ये नहीं कह सकता कि ये जो रजिस्ट्रार है इनकी अपॉइंटमेंट में तो कोई डिफेक्ट था इसलिए ये कैपेबल नहीं है ये ऑर्डर देने की। ऐसा नहीं हो सकता है। उनके द्वारा किया गया एक्ट जो है इसी बात पर इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 87 प्रोटेक्ट कर रहा है वो एक्ट जो कि हुए हैं गुड फेथ में। सेक्शन 88 क्या बात कर रहा है? रजिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफिसर। अब बात, अभी तो हमने जितना भी रजिस्ट्रेशन पढ़ा वो किसके द्वारा पढ़ा? कि जो नॉर्मल पर्सन, प्राइवेट पर्सन आके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो। अब ये सेक्शन 88 कह रहा है रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। उस केस में क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ऑफिसर और कुछ जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट को क्या है रजिस्ट्रेशन कराना है, दे नीड नॉट अपीयर पर्सनली फॉर रजिस्ट्रेशन। उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पर्सनली अपीयर होने की जरूरत नहीं, जबकि प्राइवेट पर्सन को रजिस्ट्रेशन ऑफिस आना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर को पब्लिक पर्सनली जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को वो प्रेजेंट कर सकते हैं एज पर रूल, एंड रजिस्टरिंग ऑफिसर में वेरीफाई फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी। और जो भी रूल्स बनाए गए कि इस डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट को पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, और रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अंडर सेक्शन 88 हु नीड नॉट अपेयर पर्सनली, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पर्सनली अपेयर होने की जरूरत नहीं होती है। फिर हमारा सेक्शन ये एमसीक्यू, रजिस्टरिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। कहाँ कर सकते हैं? रजिस्टरिंग अधिकारी जो अगर वो वेरीफाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को तो कहाँ से कर सकते हैं? तो वो सेक्रेटरी जो होंगे गवर्नमेंट के, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर सेक्शन 89, कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स एंड सर्टिफिकेट्स टू बी सेंट एंड फाइल। अब क्या है, जो कुछ अथॉरिटीज हैं जैसे कोर्ट्स होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं जो लोन वगैरह ग्रांट करते हैं, मस्ट सेंड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स और सर्टिफिकेट्स टू रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हु विल फाइल देम इन बुक नंबर 1। अब कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको क्या है रजिस्टर कराना है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको क्या है रजिस्टर कराना है। अब कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया, अब उनको उस ऑर्डर को रजिस्टर कराना है। अब कैसे होगा? तो उस ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी या कुछ सर्टिफिकेट है उसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो कोर्ट है जिन्होंने ये जो ऑर्डर पास किए हैं
या फिर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे ऑफिसर जिन्होंने लोन्स को ग्रांट किया है, वो ये क्या करेंगे, वो कॉपी भेजेंगे इस ऑर्डर की, या फिर सर्टिफिकेट भेजेंगे किसको, रजिस्टरिंग ऑफिसर को, खुद नहीं जाएंगे, सिर्फ कॉपी भेज देंगे उसकी। और अब उसको क्या किया जाएगा, इनको बुक नंबर 1 में क्या कर दिया जाएगा, फाइल कर दिया जाएगा। कुछ अधिकारी और न्यायालय क्या करेंगे, अपने आदेश या प्रमाण पत्र की प्रति या रजिस्ट्रेशन अधिकारी को भेजते हैं, जो उन्हें बुक नंबर 1 में दर्ज करते हैं। तो कुछ अधिकारी, ठीक है, और जो न्यायालय, जो उनके ऑर्डर्स हैं या जो प्रमाण पत्र है, उनकी कॉपी उसको रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास भेज देंगे, पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉपी को जो रिसीव किया जाता है अंडर सेक्शन 89, उसको फाइल किया जाता है बुक नंबर 1 में। सेक्शन 89 किस पर अप्लाई होता है, जो कोर्ट सर्टिफिकेट्स पे एंड लोन ऑर्डर्स पर। फिर सेक्शन 90, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार से संबंधित कुछ दस्तावेजों को पंजीकरण से छूट। तो कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सेटलमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, सर्वे रिकॉर्ड्स होते हैं, विलेज रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, लैंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब एग्जेम्प्ट है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। इनका रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इनका नहीं, एग्जेम्प्ट किया गया है, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो चलेगा। सच डॉक्यूमेंट आर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 एंड 49। इन डॉक्यूमेंट्स को ऐसा माना जाएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो सेक्शन 90 जो है एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। जो डॉक्यूमेंट है सेक्शन 90 के अंदर, उनको कैसा माना जाएगा, डीम्ड रजिस्टर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन 90, गवर्नमेंट सर्वे रिकॉर्ड। फिर सेक्शन 91, इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट, ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रतियां। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए थे सेक्शन 90 में, अभी हमने पढ़ा ना, जो गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अब उनको तो हमने डीम्ड रजिस्टर्ड माना है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हमने क्या कर रखा है, पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए ओपन कर रखा है, और इसकी कॉपीज को भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आप बस जो भी पेमेंट है उसको कीजिए, ठीक है, एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल। तो डॉक्यूमेंट जो है अंडर सेक्शन 90, क्या उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, कोई भी पर्सन कर सकता है, ठीक है। और कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स आर गिवन ऑन पेमेंट ऑफ फीस। तो देखिए, हमने अपना पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट कवर कर लिया है, ठीक है, एक्ट पूरा फिनिश हो चुका है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बहुत अच्छे से समझ आया है, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस एक्ट के बाद अब मैं कौन सा एक्ट शुरू करूं, वो भी आप जरूर बताइएगा। और कुछ आपको अगर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई सेक्शन समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।